यूट्यूब के कमेंट जूम करते हैं थोड़ा सा। लाइव। नमस्कार भाई, आप सभी लोगों को इधर नहीं उधर ही लगा, या सबसे ऊपर कॉर्नर में। ठीक है। नमस्कार भाई, आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के एसएससी की जीएस के सेशन में। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि आज हमारा पहला सेशन है और आज उस बैच का सेशन है जिस बैच में हम लोग टारगेट मानकर ये चलते हैं कि हमें एक महीने में कंप्लीट सिलेबस को कवर करना होता है। लास्ट मंथ में जो मेरा बैच आया था वो बैच आया था 1 जुलाई को, और 31 जुलाई तक मैंने उस बैच में सब कुछ कंप्लीट करा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी छोड़ा हो, इनफैक्ट ये कि जब आप कंटेंट उठाकर देखोगे, किसी अपने क्लासमेट से अगर आप नोट्स भी उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस वाले बैच में ज्यादा ही कराया, कम नहीं कराया। अब बात यह आ जाती है सबसे बड़ी डाउटफुल कि पहले इतनी क्लास होती थी, अब एक महीने में कैसे कवर हो गया। मैंने कई बार बताया भी है कि इस वाले बैच में खास बात यह है कि जहां मुझे लगा चैप्टर ऐसा है जिसको हम लोग फैक्ट के बेस पर कंप्लीट कर सकते हैं, वहां मैंने स्लाइड का यूज किया। तो जो लिखने का टाइम होता था वो काफी ज्यादा टाइम बचा और उसी के बेसिस पर हम लोग लगभग एक महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर गए। लेकिन जो चैप्टर ऐसा है जिसे कॉन्सेप्चुअली समझने की जरूरत है, जहां कॉन्सेप्ट काम करते हैं, फिजिक्स के साइंस से रिलेट करके जहां टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है, वहां एज यूजुअल जीएस स्पेशल बैच में जैसे आपकी क्लास होती थी वैसे ही क्लास होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको बस फोकस इस बात पर करना है कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है ना। ये दिमाग नहीं लगाना है कि कितनी क्लास है, कहां है, क्या है। इन केस अगर आपको 0.1% ये लगता है कि कुछ टॉपिक छोड़े हैं या कम पढ़ाए हैं, तो तुरंत आप मुझे वहां पर अलर्ट कर सकते हैं कि सर आपने ये चीज तो बताई नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? इन केस अगर आपको लगता है तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपको जो इस बैच में क्लास करनी है वो एकदम एनर्जेटिक वे में करनी है, पॉजिटिविटी के साथ क्लास करनी है। माइंड में ये फोबिया लेकर क्लास नहीं करनी है कि पता नहीं कैसे क्या होगा। आप ट्रस्ट रखो, सब कुछ बेहतर होगा। पहली बात, ये बैच आपका आज शुरू हुआ 1 अगस्त को, लास्ट 30 अगस्त तक इस वाले बैच को हम हर हाल में कंप्लीट कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस टेस्ट इंक ऐप पर मिल जाएंगे, और वो सभी क्वेश्चंस टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल हैं और कुछ हमारी जो पूरी टीम है उसके द्वारा बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि दोनों का मिक्सचर है। उसी से आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपने जो पढ़ाया हुआ है, ध्यान से समझना, पढ़ाया हुआ है आपने सर, उसमें से क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, क्या है। बात समझ पा रहे हो ना? चलिए मैं आपको एक बार सिलेबस की पीडीएफ दिखा देता हूं कि जो सिलेबस है वो कौन कौन सा हम कवर करने वाले हैं। देखो ध्यान से, बोर्ड पर पीडीएफ है आपके सामने। जब मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूंगा, बाई मिस्टेक यहां पे हिस्ट्री लिख दिया है टाइपिंग में, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाला पहला टॉपिक होगा, जैसे एज यूजुअल होता है। उसके बाद माउंटेन वाला टॉपिक होगा, पठार होंगे, आइलैंड्स होंगे, प्लेन्स होंगे। ये सभी के सभी यहां से यहां तक के जो टॉपिक है आपको अच्छे से पता है, इनको फिजियोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है या फिजियोग्राफी के अंतर्गत रखा जाता है, जिसको कहा जाता है भारत की भू आकारिकी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में जो अगला टॉपिक होगा वो होगा, ध्यान से सुनना, रिवर वाला। और रिवर में अगर हम बेसिकली बात करेंगे तो यहां डिस्कस करते हैं नदियों के बारे में, साथ ही साथ उनकी सहायक नदियों के बारे में, और नदियों से संबंधित जो बांध है और नदियों से संबंधित जो विवाद हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट वाले चैप्टर में बेसिकली ये पढ़ा जाता है कि आखिरकार हमारे भारत में रेनफॉल अगर होगी तो होगी कहां से, उस रेनफॉल का क्या आधार है, यानी कि जो वर्षा होती है वो वर्षा होती कहां से है, क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है, और अल्नीनो क्या है, लानिनो क्या है, इनका क्या इंपैक्ट होता है हमारे इंडिया की रेनफॉल पर। कहा यह जाता है कि उत्तर भारत में जो थार का डेजर्ट है जितना ज्यादा गर्म होगा, थार का डेजर्ट जितना ज्यादा गर्म होगा हमारे भारत में उतनी ही ज्यादा वर्षा होगी। इस बात के पीछे क्या लॉजिक है, बेसिकली मैं बता देता हूं एक लाइन में। जब हमारे नॉर्थ इंडिया पर लो प्रेशर बनता है तो वही लो प्रेशर जो विंड्स होती हैं इंडियन ओशियन की तरफ से, उन विंड्स को अट्रैक्ट करता है। पूरा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर में जो मैंने लास्ट मेरा बैच आया है उस बैच के नोट्स आप उठाकर देखना, अगर आपने क्लास अटेंड की होंगी तो आपको अच्छे से पता होगा। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर भी पढ़ाया था जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है,
नोमेटिक फार्मिंग क्या है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सब्सिडेंस इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, वो सारे फार्मिंग के टाइप पढ़ाए थे। और मजे की बात यह कि इसमें जीनोम टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया होगा, जिसे बीटी कॉटन आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे भारत में व्यवसायिक रूप से चलाई जाने वाली पहली जीनोम क्रॉप है जो बीटी कॉटन है। बीटी ब्रिंजल भी आया था, बीटी ब्रिंजल की अगर हम बात करेंगे तो वो फिर विवादित हो गया था, तो सरकार को रोक लगानी पड़ी। कहने का मतलब यह कि यहां पर हम कृषि की पद्धति भी पढ़ेंगे, कृषि के प्रकार भी पढ़ेंगे, फसलों के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे फसलों के उत्पादन के बारे में। इसके बाद जो फिर नया टॉपिक है हमारा वो होगा सॉइल। यहां पर एडिशनल जो कराऊंगा मैं आपको सॉइल प्रोफाइल भी कराऊंगा कि जो मिट्टी होती है उसमें कौन कौन सी लेयर होती है। आप में से काफी स्टूडेंट को पता होगा सॉइल के अंदर जो सेक्शन होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला ओ होरिजन होता है, उसके बाद ध्यान से समझना ए होरिजन होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, और उनको फिर एक एक करके स्टडी किया जाता है। वहां से आपको जानकारी मिलेगी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस इन सॉइल टेक्सचर। ह्यूमस की क्या इंपॉर्टेंस है, सॉइल में फर्टिलिटी कैसे मेंटेन होगी। फिर इसके बाद आप सॉइल की टाइप पढ़ोगे, और सबसे बड़ी बात फिर आप ये भी पढ़ोगे कि सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए। जैसे एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ था व्हाट इज मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है, तो मल्चिंग आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा। जो खीरे की खेती की जाती है उसको क्या किया जाता है, वो व्हाइट कलर की त्रिपाल से उसको ढक दिया जाता है। कमेंट करो देखा या नहीं देखा है। उसी को मल्चिंग कहा जाता है। दो तरीके की होती है, अगर आप उसी को पेड़ पौधों की पत्तियों से ढकोगे तो उसी को नेचुरल मल्चिंग कहा जाएगा, और अगर आप त्रिपाल वगैरह या कुछ भी प्लास्टिक की सीट से ढक दोगे तो आर्टिफिशियल कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां ये सब कंप्लीट करोगे, फॉरेस्ट पर आ जाते हैं। फॉरेस्ट वाला टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, तीन चीजों का याद रखना है आपको। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, पहली बात, प्रकार और एग्जाम्पल। यहां पे पता है कैसे पूछेगा, अंडमान निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, शिमला में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर यह पूछेगा आपसे कि यह बताओ रोजवुड किस प्रकार का प्लांट है। आगे बात समझ में। आपसे पूछेगा सिनकोना किसके अंतर्गत आता है, आपसे पूछेगा कि एबोनी, महोगनी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाती है आपसे फॉरेस्ट रिपोर्ट। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है, कहां ग्रोथ रेट ज्यादा है, कहां ग्रोथ रेट कम है, फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, फिलहाल में कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो लागू है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे इंडिया में फॉरेस्ट एरिया है उसको कम से कम कितने परसेंट एरिया पर होना जरूरी है। तो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि जो हमारी सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी थी जो 1952 में आई थी, उस फॉरेस्ट पॉलिसी का यह कहना है कि भारत के लगभग 33% क्षेत्रफल पर वनों का होना अत्यंत आवश्यक है। आगे बात समझ में। मिनरल्स, मैं कभी भी जीएस स्पेशल वाले बैच में मिनरल्स के साथ माइंस नहीं पढ़ाता था, लेकिन इस बार माइंस पढ़ाई है, नहीं तो आप जो लोग पढ़े हैं उनको पता भी होगा, है ना। माइंस भी पढ़ेंगे हम, यहां पे प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर पे। ये मैं लाइव नहीं कराऊंगा, पहले बता रहा हूं, स्टैटिक जीके के बैच से कंप्लीट करवा देंगे इसको। बायोडायवर्सिटी, लेक सेंसस, ये सब स्टैटिक का पार्ट है। अब आ जाओ वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, देखो ध्यान से। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है जैसे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से क्वेश्चंस अब आना बहुत कम हो गए। बेसिकली यहां से क्वेश्चंस या तो सन के ऊपर आता है कि सन की कौन सी लेयर में सोलर फ्लेयर्स जनरेट होती हैं, क्रोमोस्फीयर क्या है, या फिर कोरोना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। प्लेनेट पे पहले क्वेश्चंस बनते थे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और प्लेनेट के कॉम्पोजिशन से क्वेश्चंस यहां देखने को मिलेंगे आपको। जैसे आपसे पूछेगा कि शनि ग्रह पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, बृहस्पति पर कौन सी गैस पाई जाती है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, पृथ्वी के आंतरिक भाग, क्रस्ट मेंटल कोर क्या है, राइट। क्रस्ट मेंटल कोर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, मेसोस्फीयर क्या है। लास्ट आपसे पूछेगा बैरिस्फीयर क्या है। या फिर यहां से पूछेगा, आपको अच्छे से पता है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डिसकॉन्टिन्यूटी, सुना है या नहीं कमेंट करो। असंबद्धता, बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर तीनों में परिवर्तन आता है। वो लाइन जहां से परिवर्तन मतलब जहां से चेंज होना शुरू हो रहा है, जैसे
मानकर चलो यहां से अपर क्रस्ट है, यहां से लोअर क्रस्ट है, ऊपर तक डेंसिटी 2.9 है, यहां की डेंसिटी 4.0 है, तो इस वेरिएशन को जो लाइन सेपरेट करेगी वही डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, कोनराड, रैपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कितनी शानदार थ्योरी जो हमें यह बताती है कि शुरुआत में बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि सभी के सभी कॉन्टिनेंट ऐसे जुड़े हुए थे, यूं कुछ फोर्स अप्लाई हुए और ये कॉन्टिनेंट ऐसे यूं खुलते चले गए। ये कॉन्टिनेंट हो गए, इनके बीच में जो खाली जगह बनी, कैविटी जो बनी, उसी कैविटी में वाटर जो है फिल हो गया, ये से ओशियन बन गए। किसने बताया? बैगनर ने बताया। बैगनर से जब पूछा गया कि कॉन्टिनेंट ब्रेक कैसे हुए, स्प्लिट कैसे हुए, इन्होंने कहा ऊपर से फोर्स लगा था इस वजह से हुए, जो कि गलत था। फिर इसी बात को समझाने के लिए दूसरा सिद्धांत आया जिसे कहा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यह थ्योरी बताती है कि इंटरनल एक्टिविटी के कारण कॉन्टिनेंट एक दूसरे से स्प्लिट हुए हैं, इंटरनल एक्टिविटी के कारण या जियोथर्मल एनर्जी के कारण स्प्लिट हुए हैं। इसी जियोथर्मल एनर्जी के कारण वॉल्केनिज्म होता है, अर्थक्वेक आते हैं, बात समझ में आ रही है। और प्रशांत महासागर लगातार सिकुड़ रहा है, अटलांटिक महासागर लगातार फैल रहा है। ये सब कुछ एक ही सिद्धांत में आपका कवर हो जाएगा। एडिशनल यहां पे आप डिस्कशन करोगे किसके बारे में? रिंग ऑफ फायर, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि जो टोंगा में वॉल्केनिज्म हुआ था उसके पीछे मुख्य कारण क्या था। आगे बात समझ में? माउंट सुमेरु यानी कि जो इंडोनेशिया का एक्टिव वॉल्केनो है, उसके ब्लास्ट होने के पीछे मुख्य कारण क्या था, यहां से पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। अर्थक्वेक वाला जो टॉपिक होगा, इस अर्थक्वेक वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? कि भाई अर्थ के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी जो है, अगर उसमें जरा भी हलचल होगी तो सतह पर हमें क्या महसूस हो सकता है? आप तुरंत बोलोगे कि सर इंटरनल एनर्जी जब भी निकलने की कोशिश करती है या तो भूकंप आएगा या ज्वालामुखी क्रिया होगी। तो भूकंप कहां कहां ज्यादा आते हैं भाई? अगर हम अपने इंडिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया एक अनस्टेबल लैंड माना जाता है, क्योंकि ये यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराव वाला क्षेत्र है। जबकि साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो उसको स्टेबल लैंड माना जाता है, क्योंकि वहां पर ना तो कोई वॉल्केनो है, ना ही वहां पर बहुत सारे हम यूं कह सकते हैं कि वहां पे फॉल्ट लाइन है। उत्तर भारत में फॉल्ट लाइन ज्यादा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है वहां भूकंपी घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। रिसेंटली जो अर्थक्वेक एक्टिविटी हुई है इस वाले क्षेत्र में, वो अफगानिस्तान के जुर्म वाले क्षेत्र में भूकंप आया था, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। यहां पर आप यह भी सीखोगे कि अगर किसी भी क्षेत्र में भूकंप आ रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे टर्की का अर्थक्वेक काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि एक बड़े स्तर पर जनधन की हानि हुई थी टर्की के अर्थक्वेक में। उसके पीछे कारण था अरेबियन प्लेट और एनाटोलियन प्लेट का आपस में टकराना। याद आ रहा है आपको? वॉल्केनो आप जानते हो, इंटरनल एनर्जी का इजेक्शन हो रहा है जी, मैग्मा बाहर आ रहा है, चट्टाने बन रही हैं। चट्टाने कौन कौन सी बन रही हैं ये आप जानते ही हो। एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर है, इससे हमें यह जानकारी मिलेगी कि हमारे अर्थ के बारे में कि चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर मौजूद है, ये एटमॉस्फेयर क्यों बना, कैसे बना, कब बना और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो प्रेशर बेल्ट से यह पता चलेगा कि पूरे विश्व में हवाएं किधर से किधर चलती हैं और ये हवाएं कहां से आती हैं, कहां खत्म होती हैं, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच कौन सी हवा चलती है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो साइक्लोन और रेनफॉल में आपको यही पता चलेगा कि जो चक्रवात होते हैं, ध्यान से सुनना, ये चक्रवात कैसे बनते हैं, कहां बनते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं चक्रवात के बनने के पीछे, और कब कब कौन कौन सा चक्रवात बना है और कहां इसका नाम क्या रखा जाता है। ओशियन और ओशियन करंट में आप सीखोगे कि महासागर क्या है। ओशियन करंट बेसिकली ओशियन वाटर का मूवमेंट होता है। बात समझ में आ रही है? कॉन्टिनेंट में फिर आप 7 कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर जाओगे। ओके, इसके बाद में फिर मिसलेनियस का एक सेशन रखेंगे। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह कि सिलेबस में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का, लास्ट में 0.001% भी आपको इस बात का रिग्रेट फील नहीं होने देंगे कि कुछ छोड़ा हुआ है सर ने। बस आप एक चीज पर फोकस करना, क्लास एंड होती है आपको क्वेश्चंस लगाने। ओके, मेरी बात से सहमत हो सारे लोग? कमेंट में हाँ या ना लिखो जल्दी से। हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं सीधा सीधा।
किससे? एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक से। और ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन आपको सबको अच्छे से पता है, ज्योग्राफी क्या है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, आपको यह भी अच्छे से पता है कि एराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी माना गया है। ओके, चलिए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं। एटमॉस्फेयर से मैं शुरू कर रहा हूं इस वाले बैच को। आज का सेशन यूट्यूब पर भी है, तो फिर भाई जो लोग यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं वो अपना टाइम भी खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम उनका एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। देखो ध्यान से, एटमॉस्फेयर पहले अच्छे से समझते हैं कुछ नए तरीके से कि एटमॉस्फेयर है क्या, वायुमंडल है क्या। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तसल्ली से, है ना। जैसे मानकर चलो ये हमारी अर्थ है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इस अर्थ के सराउंडिंग में हमें देखने को मिलेगा कि यहां पर एक कवरिंग है। इस अर्थ के सराउंडिंग में क्या है? एक कवरिंग है। अब बात पूछी जाएगी आपसे कि कवरिंग है किस चीज की, तो हमें जानकारी प्राप्त होगी कि ये जो अर्थ के सराउंडिंग में कवरिंग है इसमें क्या क्या मौजूद है। आपका आंसर होगा इसमें गैसेस मौजूद है, राइट। आपका आंसर होगा सर इसमें डस्ट मौजूद है, और इसी में वेपर मौजूद है। तीन चीजें मौजूद हैं। बात क्लियर है यहां तक? यानी कि इस कवरिंग में एक तो वाष्प देखने को मिलती है, इसी कवरिंग में आपको धूल देखने को मिलती है, और इसी कवरिंग में आपको कुछ गैसें देखने को मिलती है। यानी कि अर्थ के सराउंडिंग में जो कवरिंग बनी हुई है वो तीन चीजों की बनी हुई है। कुछ सर्टेन गैसेस हैं, उसके साथ साथ वाटर वेपर है, और इसके साथ साथ ध्यान से सुनना डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। अब बात यह आ जाती है कि ये क्यों टिके हुए हैं फिर पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी को छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। तो आपको अच्छे से पता है कि हमारी अर्थ के सराउंडिंग में एक ग्रेविटी नाम की भी चीज होती है। तो याद रखना, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो इसको बाउंड किए हुए है, वो इससे कहता है कि तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना है किसी भी हालत में, और जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन आप जा नहीं सकते हो क्योंकि ग्रेविटी हमारे फुल सपोर्ट में है, ग्रेविटी आपको नहीं जाने देगी। अब जो ये सराउंडिंग है या जो कवरिंग है, इसी को हमने एटमॉस्फेयर नाम दिया। क्या इस कवरिंग का कुछ एडवांटेज है? आपका आंसर होगा बिल्कुल एडवांटेज है। क्या एडवांटेज हो सकता है इस कवरिंग का? सबसे पहला तो ये एडवांटेज हो सकता है कि यहां पर जो गैसेस मौजूद हैं उनमें CO2 गैस है, यहां पर जो गैसेस है उसमें ऑक्सीजन भी है, यहां पर जो गैसेस है उसमें SO2 भी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, SO2 तो क्या पॉल्यूटेंट का काम करेगी, CO2 है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो नाइट्रोजन है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो आर्गन है। अब पहला तो एडवांटेज ये हो जाएगा इसका कि CO2 किसके लिए काम करेगी? प्लांट के लिए। और O2 किसके लिए काम करेगी? तो आपका आंसर होगा एनिमल के लिए। तो भाई जीवन जीने के लिए इस एटमॉस्फेयर का होना आवश्यक है, सिंपल सी बात है, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? एयर प्रेशर प्रोवाइड करा रही है। और क्यों जरूरी है? एयर प्रेशर प्रोवाइड कराने के साथ साथ फायर कंट्रोलिंग का काम करती है ये। चलो ठीक है। डस्ट पार्टिकल फिर क्या करते हैं? बेसिकली जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये इस एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड कंडीशन में रहते हैं, सस्पेंडेड ही बोला जाता है ना, सस्पेंडेड कंडीशन में रहते हैं, यानी कि ये एटमॉस्फेयर में तैरती हुई अवस्था में रहते हैं। और आपको अच्छे से पता है जब किसी मीडियम में कोई भी अगर सब्सटेंस तैरती हुई अवस्था में रहता है तो इसी को फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन भी नाम दिया जा सकता है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि इस डस्ट पार्टिकल की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो किसका एग्जाम्पल है? तो आपका आंसर होगा ये कोलॉइडल सॉल्यूशन माना जाता है, यानी कि कोलाइडी बिलियन माना जाता है। और जैसे ही इस डस्ट पार्टिकल पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये उसकी स्कैटरिंग करता है, और उसकी स्कैटरिंग से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो एटमॉस्फेयर है, इसीलिए हम और आप देख पा रहे हैं, और ये लाइव क्लास चल पा रही है, मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूं आप देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, लाइट स्कैटरिंग कर रही है। बात समझ में आ रही है? वेपर क्या करता है सर एटमॉस्फेयर में? इसका क्या एडवांटेज है? रेनफॉल करा रहा है वेपर जो है। अब पूरे के पूरे ओवरऑल एटमॉस्फेयर की क्या एडवांटेज हो सकती है? देखो ध्यान से सुनो।
एटमॉस्फेयर हमें जीवन उपलब्ध करा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एटमॉस्फेयर एनर्जी को भी ट्रांसफर करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हवाएं हमेशा कहां से चलती हैं? हवाएं हमेशा ठंडे स्थान से गर्म स्थान की तरफ चलती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है हमारी अर्थ सरफेस के एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और क्या एडवांटेज हो सकता है एटमॉस्फेयर का? एटमॉस्फेयर जो होता है, सन से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, सोलर फ्लेयर्स, यानी कि सौर ज्वाला। सुना है या नहीं सुना है? सौर ज्वाला जो होती है, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। जब भी हमारी अर्थ की तरफ आती हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये हमारी सरफेस तक नहीं आ पाती, नहीं तो हमारा तो जीवन को ही खत्म कर दें अगर ये सारी की सारी रेज आना शुरू हो जाए। साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट रेज, एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। वो ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो पहली बात तो एटमॉस्फेयर क्या है ये समझाया मैंने। दूसरी बार में ये समझाया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। और तीसरा पॉइंट था कि एटमॉस्फेयर क्यों टिका हुआ है। कमेंट करो समझ आया नहीं आया। जो मैंने बताया इसको एक बार में डेफिनेशन में लिख लेते हैं तसल्ली से। देखो ध्यान से, एटमॉस्फेयर है क्या? इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ, हाँ जी समझ आया नहीं है, वेपर गैस डस्ट, है ना। which held to the earth। बाई ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा यहां पे। वायुमंडल क्या है? तो आपका आंसर होगा वायुमंडल धूल कौमा वाष्प कौमा गैस के संयोग से बनी या संयोग से बना है, जो पृथ्वी के चारों ओर किससे टिका है? पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्व के कारण टिका है। एक एक करके तसल्ली से समझना है, कोई ज्यादा नहीं है। मुझे एक बैच पूरा कराने से आइडिया हो गया कि कहां कौन से चैप्टर को कितनी स्पीड में रखना है। बस आपको फोकस करना है मैं क्या पढ़ा रहा हूं उस चीज पे। जो गुरुत्व के कारण जो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्व के कारण टिका है। पहले ये बताओ डेफिनेशन समझ में आई है नहीं आई? बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसका एडवांटेज क्या है? एटमॉस्फेयर का एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? ध्यान से सुनना। मैंने बताया कि ये क्या करता है, ध्यान से सुनना। ये काम क्या करता है? एटमॉस्फेयर कीप वार्मिंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है। याद करो आप एक ऐसे प्लेनेट को जिस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब बुध ग्रह, दिन तो गर्म होते हैं, रातें एकदम जम लेती हैं वहां पे। दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, और क्या करता है एटमॉस्फेयर? हीट ट्रांसफर करता है ना, ऊष्मा का स्थानांतरण। और ध्यान से सुनना अगले पॉइंट में, प्रोटेक्ट अस बाय सोलर वेव्स।
है ना, सौर किरणों से सुरक्षा। सौर किरणों से सुरक्षा करने का कार्य करता है। और मैंने क्या बताया था, एटमॉस्फेयर है क्या, एक कोलाइडी विलियन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। सारे लोगों को बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा इसमें होता क्या क्या है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले होता है, ध्यान से सुनना, गैसेस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होती है, गैसें। गैसों में सबसे पहले नाइट्रोजन। कितनी होती है सर नाइट्रोजन, 78.1%। क्या करती है नाइट्रोजन, आपको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन क्या करती है, गैस फिलर का कार्य करती है ना, यानी कि ये वायुदाब बनाती है। क्या करती है ये, वायुदाब बनाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो नाइट्रोजन क्या करती है, फायर को कंट्रोल करती है। ये क्या करती है, कंट्रोल करती है फायर को। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका अमाउंट इतना ही क्यों बना हुआ है, सबसे ज्यादा क्यों पाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, डी गैसिंग सिद्धांत का यह कहना है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ये अर्थ के अंदर से निकली हुई हैं, और अर्थ के अंदर से सबसे ज्यादा आज जो प्रेजेंट में है ना CO2, इससे ऐसा माना जाता है कई गुना ज्यादा मात्रा में CO2 थी, लेकिन इस CO2 को कंज्यूम कर गए प्लांट। आगे बात समझ में। और प्लांट ने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की उसको कंज्यूम कर रहा है ह्यूमन। नाइट्रोजन क्यों ज्यादा है, तो ऐसा कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि नाइट्रोजन जैसे निकली, ना तो इसने फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट किया, ना तो इसने प्रकाश संश्लेषण में भाग लिया, और ना ही इसने, ध्यान से सुनना, श्वसन क्रिया या रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट किया। तो इस वजह से, कोई यूज न होने की वजह से, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ये एज इट इज बनी हुई है अपनी प्रारंभिक अवस्था से। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, भाई आपसे एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो आप उसमें क्या आंसर लगाते हो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो याद रखना, इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक रेन कराते हैं, अम्लीय वर्षा कराते हैं। साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, लिखना भी है। मैं लिख रहा हूं तो आप नहीं लिख सकते क्या। इसके ऑक्साइड अम्लीय वर्षा कराते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट कर रखा है, ये आसिफ नाम से, नाइट्रोफिक्सेशन। एक्चुअल में जो नाइट्रोजन है, इसी नाइट्रोजन का जो सॉइल के अंदर जो मौजूद होती है उसी से बनता है फिर क्या, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं उसको, सॉरी, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इसको किस में, नाइट्रेट आयन में। और नाइट्रेट आयन जो होता है वो वर्क करता है प्लांट के लिए किसका, जस्ट लाइक न्यूट्रिएंट्स। तो हम सीधा सीधा यूं कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में हमारे किसी काम की नहीं है, केवल और केवल एयर प्रेशर में काम करती है। बस हम इतना ही इसका एडवांटेज लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कितनी हाइट तक पाई जाती है, ये लगभग 128 किलोमीटर तक ये प्रॉपर तरीके से प्राप्त होगी। अब आ जाओ ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कितनी होती है, 20.9%। लिखने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे बच्चे को पता होता है सर ये किस में पार्टिसिपेट करती है, रेस्पिरेशन में। एटमॉस्फेयर में कहां से आई है, बायोलॉजिकल मेथड से। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसी बाई प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन कहा जाता है। आपने बायो में भी पढ़ा होगा। और ये किसके लिए आवश्यक है, रेस्पिरेशन के साथ साथ आग लगाने के लिए या आग जलाने के लिए, है ना। किसके लिए आवश्यक है, आग जलाने के लिए। अब मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं आपको ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। पहले ये बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है। ओके, एक बार फिर से देखो, मैंने डेफिनेशन में यह भी बता दिया कि वायुमंडल किसका बना हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर क्यों टिका हुआ है। ऐप पे जितने स्टूडेंट है एक बार जल्दी से कमेंट करें, है ना। बहुत देर से मैंने आप लोगों के कमेंट नहीं देखे क्योंकि सामने यूट्यूब वाले कमेंट पे नजर थी। एटमॉस्फेयर किस किस से मिलकर बना हुआ है, उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्यों टिका हुआ है।
एटमॉस्फेयर का एडवांटेज क्या है और एटमॉस्फेयर में क्या क्या मौजूद है, उसका फर्दर क्या एडवांटेज है। पूरी बात क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड। ऑक्सीजन के बाद में अब हम बात करते हैं CO2 गैस की। ध्यान से सुनना। अब मैं बात करता हूं आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की। इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे से ऊपर का क्लास ले लेंगे। देखो ध्यान से सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आपने सुना होगा कि यह अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है। अपने आप में क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस। ये अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है। कोई भी ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, तो आपका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वैश्विक तापन को बढ़ाती है। कोई भी ऐसा भाई है जिसको यह नहीं पता कि इसका मतलब क्या है वैश्विक तापन का, तो मैं बताना चाहूंगा उसको कि ये इसका मतलब है भाई टेम्परेचर ऑफ होल अर्थ। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया का, टेम्परेचर ऑफ होल अर्थ इंक्रीज। इसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी का ताप बढ़ना। संपूर्ण पृथ्वी का ताप बढ़ना, यह क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। एक लाइन में फिर से पढ़ेंगे हम। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग करती है। ग्लोबल वार्मिंग में पूरी की पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो फिर इससे क्या होगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो फिर इससे ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होना शुरू कर देंगे, क्लाइमेट में चेंज आएगा। वो तो फिर इसके साथ पैरामीटर्स जुड़ते चले जाते। अब ऐसा क्या है कि ग्रीन हाउस गैस में जो ये ग्लोबल वार्मिंग करा देती है? इस चीज को ध्यान से सुनना। जैसे मानकर चलो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। बात समझ में आ रही है? तो अर्थ के सराउंडिंग में क्या होगा? यहां नॉर्मली एटमॉस्फेयर होगा, जो हमने अब तक पढ़ा। सन से आने वाला जो रेडिएशन होगा दैट इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। इसको क्या कहा जाएगा? सोलर रेडिएशन। और याद रखना आपसे, सोलर रेडिएशन से एस फॉर सॉल्ट। सोलर रेडिएशन जो होता है ये होता है सॉल्ट वेव रेडिएशन। इसको माना जाता है कैसा रेडिएशन? लघु तरंगीय विकिरण। ये होता है मेरे भाई लघु तरंगीय विकिरण। और ये भाई सब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को एकदम से यूं चीरते हुए सीधा सीधा जाके सतह पर जाके टकराता है। सतह क्या करता है? इसको ध्यान से सुनना। सरफेस क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी इसको। राइट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। दिन का समय है, दिन में पृथ्वी की सतह लगातार गर्म हो रही है। सतह की बात कर रहा हूं, नॉट एटमॉस्फेयर। सतह लगातार गर्म हुई और गर्म हुई और गर्म हुई। रात के समय पृथ्वी क्या करेगी? इस एनर्जी को रिलीज करेगी। रात के समय पृथ्वी एनर्जी को रिलीज करेगी। और जब ये पृथ्वी एनर्जी को रिलीज करना चाहती है तो इस रेडिएशन को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या कहा जाता है इसको? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हिंदी में आप बोलोगे इसे कहा जाता है पार्थिव विकिरण। अब ध्यान से सुनना, जहां मेरी बात को ध्यान से सुनना, जहां सोलर रेडिएशन अर्थ को गर्म कर रहा है वहीं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ को ठंडा कर रहा है। यह एक आइडियल कंडीशन है। लेकिन इसी बीच में ध्यान से सुनना, हमारी अर्थ के सराउंडिंग में कुछ हार्ड गैसेस यहां एक लेयर बना लेती हैं। कुछ हार्ड गैस क्या कर लेती है? यहां पर लेयर बना लेती है। और ये जो हार्ड गैस होती है यही होती है ग्रीन हाउस गैस। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं जैसे CO2, वेपर, मीथेन, CFC, ये ग्रीन हाउस गैस एक लेयर बना लेती है पूरी पृथ्वी के चारों तरफ। और ये लेयर क्या करती है? ध्यान से समझना, ये ग्रीन हाउस गैस की जो लेयर होगी ये क्या करेगी?
सोलर रेडिएशन को क्या करती है, पूरी तरह से अलाउ करती है कि बाबूजी आप आओ, आप चले जाओ, क्योंकि आप शक्तिशाली हो, आप बड़े खानदान से हो, आप, है ना, आप चले जाओ। लेकिन जो पृथ्वी रेडिएशन को रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड टीआर, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसका अपोज करती है। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब यहां से एनर्जी भरी हुई जो ये रेडिएशन है, ये निकल नहीं पाएगी, तो यहीं पर घूमने लगेगी, ये एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगी, तो ओवरऑल फिर इसका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। मतलब मेरा कहने का यह है कि अर्थ को जो ठंडा करने वाला रेडिएशन है, आपने देखा होगा कई बार गाड़ी में रेडिएटर लगा होता है, हाँ या ना, और जब उस गाड़ी का रेडिएटर काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि जो ठंडा करने वाला जो मशीन है वही अगर खराब हो जाए या वो पूरी तरह से काम न कर पाए, तो गाड़ी हीट होने लगती है, इंजन काम करना बंद कर देता है, बोलो हाँ या ना। तो याद रखना, ये हमारी पृथ्वी का रेडिएटर है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका पूरी तरह से हम यूं कह सकते हैं, पूरी तरह से इसका सुचारू रूप से कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? जब यही रेडिएशन रुक रुक के होगा, पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, तो पृथ्वी का जो तापमान है वो घटेगा या बढ़ेगा। आप बोलोगे जी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसी को क्या कहा जाएगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा। यानी ग्लोबल वार्मिंग के पूरे प्रोसेस में होता क्या है, कुछ हैवी गैसेस अर्थ के सराउंडिंग में एक लेयर बना लेती हैं, और वो लेयर अर्थ से रिलीज होने वाले टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को पूरी तरह से नहीं निकलने देती हैं। तो जब पूरी तरह से नहीं निकलने देती हैं, तो फिर इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ध्यान से सुनना, अगर आपसे यह पूछा जाता है क्या वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल है। क्या CO2 ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल है। इनफैक्ट इन सभी गैसों में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए, वो कौन है, तो आपका आंसर होगा वाटर वेपर है, ना कि CO2। कमेंट करो जल्दी से और बताओ समझ आया नहीं आया। सर जी PDF सेंड कर दो पहले वाले बैच में। भाई सर मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर भी ध्यान दे लो, है या डांट खा के तसल्ली मिलेगी आपको। जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस कर लो। पहले ये बताओ ग्रीन हाउस गैस का मतलब समझ आया नहीं आया? आ गया? चलो मैं इधर लिख देता हूं, मजे मत लिया करो, शांति से पढ़ने पे फोकस किया करो। ग्लोबल वार्मिंग होती किसकी वजह से है, इसके पीछे कारण क्या है, तो मैं लिख देता हूं, इसके पीछे कारण है कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अपोज्ड बाय ग्रीन हाउस गैस, राइट। यानी कि पार्थिव विकिरण, का ग्रीन हाउस गैस विरोध करती है। रिजल्ट क्या होता है, पृथ्वी ठंडी नहीं हो पाती। फाइनली आपको यह पता चल गया कि CO2 या वाटर वेपर कैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट करती है। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी, अब ध्यान से सुनना। कमेंट करके पहले मुझे सारे लोग ये बताओ, प्रेजेंट टाइम में एटमॉस्फेयर में कार्बन का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है? दोनों जगह के स्टूडेंट से पूछ रहा हूं मैं, यूट्यूब और ऐप से, दोनों जगह के स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। प्रेजेंट टाइम एटमॉस्फेयर कार्बन बढ़ रहा है या घट रहा है? हाँ जी, अभिषेक माहेश्वरी का कमेंट आया है इंक्रीज। ओके, हर्ष पंडित का कमेंट आ रहा है डिक्रीज। सुधर जाओ पंडित जी, हैं थोड़ा सा एटमॉस्फेयर की भी नॉलेज रखो। हाँ जी, स्टडी विद कृष्णा का कमेंट आ रहा है लाइक मत करो, एक काम कर पूरे लाइक अपने घर ले जा, व्यू भी अपने घर ले जा।
है ना। मैं जो सिखा रहा हूं बस उसको सीख ले, बकवास नहीं करते, पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है। जब मैंने यहां क्लास शुरू करने के बाद कोई भी इधर उधर की बात नहीं की, और कोई भी वीडियो देख लेना मैं करता ही नहीं, सीधा टॉपिक से मतलब रखता हूं, तो फालतू बात नहीं है। देखो फिलहाल में एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का लेवल है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का लेवल है वो बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसी से एक और पॉइंट मैं बताता हूं आपको, वो भी काम का, लगे हाथ सीख लो उसको। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन क्या है, देखो ध्यान से। ये ओशियन है, इस ओशियन में होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या होते हैं इसमें? फाइटोप्लैंक्टन। हिंदी में कहा जाता है इसको पादप प्लवक। एक्चुअल में जो पेड़ पौधे, अगर हम पेड़ पौधों की बात करेंगे तो हम ये बोलते हैं ना जी, पर्यावरण दिवस आ गया, है ना। पर्यावरण दिवस आ गया और बालकनी में खड़े होकर पेड़ लगा दो, फोटो ले लो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, ये ट्रेंड चलता है। आपने कभी सोचा है क्या उन पेड़ों से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी? बताओ मुझे। दूसरा मेरा डाउट ये क्लियर करो आप, मुझे बताओ, मैं भूल गया हूं कि जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो स्थल वाले भाग पर ज्यादा होता है या जल वाले भाग पर ज्यादा होता है? टाइम खराब नहीं करते, मैं भी बता देता हूं आपको। याद रखना, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है ना वो ओशियन वाले पार्ट में ज्यादा होता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ये बड़े लेवल पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनको CO2 की जरूरत होगी। बोलो हाँ या ना। जितने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन होंगे उतना ही CO2 का एब्जॉर्प्शन होगा, हाँ या ना। तो ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं किसको? CO2। CO2 का अवशोषण करते हैं। मानते हो इस बात को? चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि ये CO2 का एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसीलिए ओशियन को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनना। ओशियंस आर कॉल्ड व्हाट? ओशियंस आर कॉल्ड कार्बन सिंक। जो ओशियन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो मैं लिख देता हूं यहां, महासागरों को कार्बन सिंक कहा जाता है। अब इसी बात को ऐसे समझ लो कि जो महासागर होते हैं उन महासागरों को कार्बन सिंक क्यों कहा जाता है? तो महासागरों को कार्बन सिंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि महासागर बड़े स्तर पर CO2 का अवशोषण करते हैं। महासागर क्या करते हैं? बड़े स्तर पर CO2 का अवशोषण करते हैं। CO2 का अवशोषण क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन को क्या करना होता है? तो आपका आंसर होगा जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं इनको फोटोसिंथेसिस करना होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में एटमॉस्फेयर में CO2 लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लगातार। ये CO2 जाकर जब रिएक्ट करता है ओशियन वाटर के साथ तो इससे बनता है H2CO3, और ये है कार्बोनिल एसिड। याद रखना, जब कार्बोनिल एसिड बन रहा है लगातार महासागरों में तो इसी को कहा जाता है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन। इसी को कहा जाता है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन, यानी महासागरों का अम्लीयकरण। क्या बोलोगे आप? आप ये बोलोगे विभिन्न स्रोतों के द्वारा जैसे जैसे वायुमंडल में, विभिन्न स्रोतों द्वारा जैसे जैसे वायुमंडल में CO2 का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव महासागरों पर पड़ रहा है, क्योंकि महासागरों में अम्लीकरण हो रहा है जिससे सूक्ष्म जीव लगातार मर रहे हैं, कोरल डिसॉल्व हो रहे हैं। पूरी जानकारी कैसी लगी जल्दी से बताओ कमेंट करके, है ना भाई। स्टडी विद कृष्णा मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं यार, माफ कर मुझे, क्यों इतने कमेंट कर रहा है? क्यों इतने कमेंट कर रहा है? तुझे लगता है कि इतने कमेंट की आवश्यकता है? अगर लगता है तो फिर कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुझसे, ठीक है। भाई तेरा दिमाग ही पढ़ने में नहीं है, हद कर रहा है, पूरी स्क्रीन भर रहा है कमेंट से। कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं दिख रही तेरे अंदर।
निब्बा है क्या पूरा, और नाम लिख लिया स्टडी विद। फिर तेरे साथ कौन क्या स्टडी करेगा फिर, हद कर रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे थे भाई साहब। हम पढ़ रहे थे ये कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का क्या उपयोग है और नाइट्रोजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑक्सीजन का क्या रोल है। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको कि जो CO2 है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये बेसिकली होती है 0.03%। आगे बात समझ में। और CO2 क्या है अपने आप में, एक ग्रीन हाउस गैस है। पूरा ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। फिर आपको यह भी बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन। और CO2 किसके लिए नेसेसरी होती है, यह बात सबको अच्छे से पता है कि जो CO2 होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसके बाद फिर गैस आ जाती है आर्गन। ये है 0.94%, और सबको पता है ये अपने आप में एक इनर्ट गैस है। ये क्या है अपने आप में, इनर्ट गैस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो वेपर पर आ जाते हैं। वेपर क्या करता है, जो वेपर होता है एटमॉस्फेयर में आता कहां से है, इसके टू सोर्स होते हैं। एक तो होता है ट्रांसपिरेशन, एक तो होता है ट्रांसपिरेशन, और एक होता है इवेपोरेशन। एक तो होता है वाष्पीकरण और एक होता है वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है आपको अच्छे से पता है, जो प्लांट लीफ होती है, प्लांट लीफ क्या करती है, रिलीज करती है ना, पौधे की पत्तियां एटमॉस्फेयर में छोड़ती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई साहब यहां पे ट्रांसपिरेशन क्यों, सॉरी पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ बारिश होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वेपर बढ़ेगा। आगे बात समझ में, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, वेपर बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इवेपोरेशन में आपको अच्छे से पता ही है, ओपन वाटर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, वायुमंडल में वेपर का लेवल बढ़ेगा। बात क्लियर है यहां तक, चलो। अब ये वेपर क्या करेगी, ध्यान से सुनना। जब ये वेपर होगी, क्या पहला पॉइंट, जब ये वेपर कंडेंस होगी, है ना, कंडेंस होगी तो इससे क्या बनेंगे, क्लाउड। वाष्प संघनित होकर बादल बनाती है। वाष्प जो है ये संघनित होकर क्या करती है, बादल बनाती है। हेलो, हाँ जी, संघनित होकर बादल बनाती है और ग्रीन हाउस गैस है, ये वाली बात मैंने आपको बताई है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका अमाउंट, तो आपको अच्छे से पता है कि जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां अमाउंट ज्यादा। तो पोल्स पर तो अमाउंट होता है इसका 1 से 2%, जबकि इक्वेटर पर इसका अमाउंट होता है कितना, 3 से 4%। ओके जी, 3 से 4%, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो फिर आते हैं डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल जिनको धूलकण कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश को फैलाते हैं। अब तक आपने सीखा कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस किस चीज के मिलने से बना हुआ है, या जो हमारा एटमॉस्फेयर है
ध्यान से समझना, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, या फिर आप इस बात को ऐसे बोलो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, अंतरिक्ष कितने किलोमीटर से शुरू होता है? जो लोग लाइव हैं, वॉचिंग में आ रहे हैं, वो बताएं जल्दी से, एटमॉस्फेयर जो है वो कितने किलोमीटर, सॉरी, अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है? या डिवीजन भी लिख सकते हो आप इसको, डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। स्लाइड का भी यूज किया जाएगा, दोनों तरह से मतलब मिक्स करके पढ़ाएंगे। तो आप ये सजेशन देने की कोशिश ना करें कि कब कहां क्या करना है ना। 50 किलोमीटर से, ओके, कितने किलोमीटर से होता है बताओ, जल्दी से कमेंट करो। योगेश गलत है तेरा। देखो, एक तो होता है टेम्परेचर के बेस पर, तापमान के आधार पर, और एक कैसे होता है, दूसरा होता है, बॉबी का करेक्ट आंसर है, सॉरी बॉबी गलत कर दिया आपने, 1000 लिखा हुआ है। दूसरा होता है गैसियस कॉम्पोजिशन। गैसीय संगठन के आधार पर, देखो ध्यान से, टेम्परेचर के बेसिस पर होता है, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद में फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फियर। मेजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को हिंदी में कहा जाता है क्षोभ मंडल। इसको कहा जाता है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वरह मंडल। वहीं अगर मैं इधर बात करूंगा तो इसमें क्या क्या आएगा, एक आएगा इसमें होमोस्फियर, दूसरा इसी में आएगा हेट्रोस्फियर। ठीक है, एक होगा सम मंडल, दूसरा होगा विषम मंडल। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है, 100 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है उसको अंतरिक्ष माना जाता है। देखो, यहां 100 किलोमीटर पर मानकर चलो एक लाइन है ऐसे ही, इस लाइन को कहा जाता है कार्मन लाइन, कार्मेन लाइन बोला जाता है बेसिकली, या कर्मन लाइन भी कह दिया जाता है इसी को, और इसकी ऊंचाई होती है 100 किलोमीटर। इसके बाहर का जो है इसको स्पेस नाम दे दिया जाता है, और इसको अंदर का जो है इसको एटमॉस्फेयर।
बेसिकली यूएसए की एजेंसी ने मतलब पूरा रिसर्च करने के बाद कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, अगर कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर की हाइट से ऊंचाई पर है, उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है, उड़ रहा है ना, तो इसका मतलब वो अंतरिक्ष में है। आज मैंने जो पढ़ा है इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। मेरे सामने स्क्रीन पर सबसे पहला डाउट आ रहा है, सर थर्मोस्फीयर इज आइनोस्फीयर। एक्चुअल में है क्या? ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घटेगा, यहां पे फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, मैं लिख देता हूं, यहां टेम्परेचर यहां घटता है, यहां बढ़ता है हाइट के अकॉर्डिंग, यहां फिर से घटता है, बट यहां टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ये दोनों ऐसी लेयर हैं जहां से टेम्परेचर रेगुलरली बढ़ना शुरू कर देता है। दैट्स वाई दीज लेयर ऑल्सो कॉल्ड थर्मोस्फियर। दोनों लेयर को थर्मोस्फियर या तापमंडल के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बात समझ में? कोई डाउट? इनर्ट गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जो अदर किसी भी गैस के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन न करें। ओके, उन्हीं को इनर्ट गैस कहा जाता है। किसी का कोई डाउट है यहां तक? सर आपका जियो स्पेशल कब आएगा? जियो स्पेशल बैच आ चुका है मेरा, जिसमें लगभग 14 क्लास के करीब हुई होंगी, 13 या 14 क्लास हुई है। अभी फीस उसकी चल रही है 799 रुपए। ओके, फीस बढ़ेगी डेफिनेटली अब इस महीने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट मंथ बैच आना नहीं है। तो जो लोग परचेस करना चाहो स्पेशल वाला बैच डिटेल में पढ़ने के लिए, वो कर सकते हो। अदरवाइज जिनको एसएससी का एग्जाम देना है वो स्टूडेंट इस वाले बैच में जा सकते हैं, एसएससी की ज्योग्राफी, क्योंकि इस वाले बैच की फीस है मात्र 199 रुपए। मतलब आपने जो कुछ इतना पढ़ा, मैंने जो पढ़ाया, सेम ऐसे ही कंप्लीट ज्योग्राफी करने की जो फीस है वो केवल और केवल 199 रुपए है। इतनी कम फीस में इतना सब कुछ मिल रहा है। भाई मेरा ऐसा मानना है, मैं स्टूडेंट पर्पज से नहीं बोल रहा हूं, कि अगर इतना सब कुछ मुझे पढ़ने को अगर मिल जाता 199 रुपए में, तो मैं तो ये सोच लेता कि कुछ नहीं होगा, कम से कम एक यूनिट तो बेहतर होगी, काफी है ना। भाई कोई भी मार्केट में बुक लेने जाओ तो 199 रुपए में तो बुक भी नहीं आएगी ज्योग्राफी की, आ जाएगी। मेरी एनवायरमेंट की बुक है जिसमें लगभग 200 के करीब पेज हैं, 240 के करीब पेज होंगे, नहीं 200 के करीब पेज होंगे, उसमें 240 रुपए के करीब उसकी एमआरपी है। ये तो 199 रुपए का कंप्लीट बैच है, वो भी एक महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ा है, एक बार मैं उसके पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं, उसके बाद में फिर एंड करते हैं सेशन को। जो लेयर है इनको कल के सेशन में एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहला है एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ होता है, क्यों टिका हुआ है। एटमॉस्फेयर में बेसिकली वेपर गैस और डस्ट होती है, ग्रेविटी के कारण टिका हुआ है। फिर आगे मैंने बताया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी यह है कि हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, हीट को ट्रांसफर करता है और अर्थ को वार्म करने का काम करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक रेनफॉल बनाते हैं, वहीं ये फायर को कंट्रोल करती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूंगा तो बायोलॉजिकल प्रोड्यूस्ड है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। सीओ टू को और वाटर वेपर को, मीथेन को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अपोज करती है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अपोज करने के बाद अर्थ की जो कूलिंग प्रोसेस है उसको अफेक्ट करती है। आगे बात समझ में? इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। और इसमें वेपर आता है, सबसे पहले CO2 आता है, मीथेन आता है, CFC आता है। इसके बाद फिर हमने सीखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन। ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है वर्ड। महासागरों की अम्लीयता क्या है? तो आपका आंसर होगा जब महासागरों में CO2 बड़ी लेवल पर डिजोल्व होने लगती है तो इसी को कहा जाता है। लास्ट मैंने फिर आपको बताया वेपर कहां से आता है, पेड़ पौधे की पत्तियां छोड़ती हैं और वाष्पीकरण से संघनित होगा, बादल बनेंगे, वर्षा होगी, ग्रीन हाउस गैस है ही है। लास्ट डस्ट पार्टिकल के बारे में बताया है और फिर हमने सीखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेयर।
कर्मल लाइन डिसाइड करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को और स्पेस के स्टार्टिंग पॉइंट को। इस टॉपिक को मैं कल के सेशन में कंटिन्यू करूंगा। ओके, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, यूट्यूब वाले स्टूडेंट के लिए भी। और ये एक दो जो नमूने थे बार बार कमेंट कर रहे थे, भाई कुछ नहीं रखा कमेंट वगैरह करने में इतने, आप टॉपिक पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। आप कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि जब आपका ये टाइम निकल जाएगा ना, फिर आपको याद आएगी कि जब पढ़ने का टाइम होता था तब हम ऑनलाइन क्लास में मजे लेते थे, है ना। और एक बहम में कभी रहना मत, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, हम तो सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, कभी भी किसी टीचर के मजे नहीं ले पाओगे आप, है ना। अगर आपको ये लग रहा हो कि बार बार कमेंट करके मैं इरिटेट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या है, क्या करोगे टीचर को। भाई मैं इस बैच को कंप्लीट करा रहा हूं, 1 महीने बाद मेरा बैच कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने घर, मैं अपने घर, कौन सा मैं बहुत लंबे टाइम तक रिश्ते रखने हैं, है ना। लेकिन आप ये सोचो कि आपका जो कीमती समय जो निकल रहा है ये फालतू की बकवास करने में, वो वापस आ पाएगा क्या। तो चारों तरफ के माहौल को देखते हुए, कंपटीशन के लेवल को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाना चाहिए आपको। और दूसरा, ऐप पर जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि 1 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा, मेरे एग्जाम के लिए ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, आप जिस भी टीचर से पढ़ें और जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, हमेशा याद रखना टीचर के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना, या तो जुड़ना मत। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपका सिलेबस नहीं कराऊंगा पूरा या कम पढ़ाऊंगा, इसमें मान लिया कि आपका मैंने लॉस कर दिया, आपने कभी ये सोचा है उसमें मेरा कितना लॉस होगा। भाई अगर आधा अधूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो फिर कौन पढ़ना पसंद करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा फोकस किया करो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस चीज पर, आप उस चीज पे मत जाया करो कि पीडीएफ कब मिलेगी, नोट्स का क्या होगा, नोट्स बनाऊं या न बनाऊं। भाई साहब टीचर आपके सामने खड़े होकर लिख रहा है तो आपको लिखने में क्या दिक्कत है, क्यों, है ना। कभी कभी समझाने का मन करता है तो समझा देते, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।